हाय, नमस्ते एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। वेल डियर व्यूअर्स, हमारा आज का वीडियो बेस्ड है सिक्योरिटीज मार्केट के कुछ लेटेस्ट केस लॉस के इंटरप्रिटेशंस पर। यस, in today's video we are going to talk about some of the latest case laws जो कि सिक्योरिटीज मार्केट में रहे हैं. We are going to talk about the interpretation of the same and we are also going to discuss on the rulings of the various authorities, that is SEBI or Securities Appellate Tribunal. वन रिमाइंडर, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है, भले ही आप इसे अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हो या फिर आप इसे अपने किसी भी अटेम्प्ट की तैयारी करते समय देख रहे हो, और यू आर अ व्यूअर हु आर just looking on this platform to find out some of the latest rulings of the securities market, then this video is going to help you out with all those latest cases. So लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे उन केसेस से जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं. एक एक करके उठाते जाएंगे. चलिए हम बढ़ते हैं आगे. सबसे पहला केस जो आपके सामने दिया गया है, सबसे पहला केस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द केस जिसके संबंध में रूलिंग 2/6/2020 को हमारे सामने आई, एंड दैट वाज बिटवीन एन रविचंद्रन वर्सेस सेबी. एन रविचंद्रन वर्सेस सेबी का केस है ये, और होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इस संबंध में डिसीजन आया. क्या है फैक्ट्स इसके और रूलिंग क्या रहा है, यानी डिसीजन क्या रहा है, आइए इसे समझते हैं. SEBI in special circumstances permits Shri N. Ravichandran to subscribe for shares in the rights issue of Reliance Industries Limited. एन रविचंद्रन नाम के एक पर्सन हैं जिन्हें अपनी अपील फाइल करे जाने पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस में एक कंपनी जिसके वो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, के शेयर्स को सब्सक्राइब करने, राइट्स शेयर को सब्सक्राइब करने की परमिशन मिल जाती है. बट ऐसी परमिशन के लिए उन्हें क्यों अप्लाई करना पड़ता है या एक्चुअली क्या हुआ है इसमें, तो इसके फैक्ट्स पे थोड़ा गौर फरमाइए. चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर हाईलाइटेड है. वेल, व्हाट हैपेंस इज दैट सेबी एक्ट के कुछ मेजर सेक्शंस, जिसमें से कुछ एक हम हमारे लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं, उन सेक्शंस के अंतर्गत विद सेक्शन 11, 11B एंड 11(4), जहां सेबी के पावर्स हमें बताए गए हैं, along with regulation 11 of the SEBI prohibition of insider trading regulations 1992 में होता ये है कि एक ऑर्डर पास करा जाता है और उस ऑर्डर के अंतर्गत entities were being debarred from buying, selling or otherwise dealing in the securities market. कौन सी entities को हमने debar करा है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन रविचंद्रन, जो कि यहाँ पर एक prominent party है हमारे केस में. He was being debarred का मतलब restrict कर देना, रोक देना. So he was being debarred by SEBI from entering into the securities market, buying, selling, otherwise dealing in securities. क्यों? क्योंकि सेबी एक्ट के सेक्शन 11, 11B, 11 सबसेक्शन 4 और रेगुलेशन 11 ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगते हैं. नॉन कंप्लायंसेस हैं जो उन्होंने करे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग में वो एंगेज रहे, और इसके चलते उन्हें कुछ समय के लिए सिक्योरिटी मार्केट से डीबार करा जाता है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं रह सकते हैं, और ये डिबारमेंट का पीरियड है फॉर 5 years from the date of the order, subject to the setting off of the period of debarment that is already undergone by him in the matter. Okay, ठीक है. एन रविचंद्रन नाम के पर्सन है, सिक्योरिटी मार्केट में डील करने के लिए उन्हें 5 साल तक के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह की डीलिंग करने के लिए डीबार करा जाता है. उनके एडवोकेट्स उनके बिहाफ पर सेबी पर अपील फाइल करते हैं, सेबी के पास अपील फाइल करते हैं और ये पूछते हैं कि हमें इस चीज में परमिशन दी जाए, या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन द ऑर्डर पास बाय सेबी कुछ रिलैक्सेशन उन्हें मिल सके, कि एटलीस्ट जिस कंपनी के शेयर होल्डर एन रविचंद्रन ऑलरेडी हैं, कम से कम उस कंपनी यानी कि इस केस में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स को वो खरीद सके. राइट शेयर्स है ना, वो राइट शेयर को सब्सक्राइब कर सके, बीइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. सो व्हाट डज द पर्सन डज थ्रू द एडवोकेट्स, ही
makes an appeal to SEBI to apply for shares in the said rights issue and requested SEBI for the permission to convert certain physical share certificates that were held by him into डीमैट फॉर्म. क्योंकि अभी लिस्टेड अनलिस्टेड सभी कंपनीज के शेयर्स हमें डीमैट फॉर्म में ही रखना है, तो ये रिक्वेस्ट भी वो अपने एडवोकेट्स के थ्रू सेबी को फाइल करते हैं कि भाई क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं तो कम से कम एटलीस्ट मुझे राइट शेयर्स को तो सब्सक्राइब करने दीजिए, मैं बाकी किसी भी नए तरह के शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, मार्केट में डील नहीं करूंगा, ठीक है, और मुझे इन्हें डीमैट फॉर्म में करने दीजिए. अब जब इस तरीके की अपील फाइल करी जाती है तो सेबी के एंड से ऑर्डर क्या निकल करके आता है, आइए जरा ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है. सेबी क्या ऑर्डर देता है, मेजर पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए. आफ्टर कंसिडरिंग द अपील फाइल्ड बाय एन रविचंद्रन, आफ्टर लुकिंग डाउन इनटू ऑल द मैटर्स, द बोर्ड decides SEBI grants the following limited relaxations to N Ravichandran. Relaxation मिले हैं. इंसाइडर ट्रेडिंग के केस में आप इन्वॉल्व हैं. इंसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर 1 पढ़ते समय ऑफ सिक्योरिटीज लॉज में आपको बताई थी, एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहां कंपनी में इंटरनल मैनेजमेंट पर जुड़ा कोई भी पर्सन कंपनी की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है. इट्स जस्ट दैट भैया कि मुझे घर का कोई राज पता चल गया और मैंने उस राज को ले जाकर के किसी और को बता दिया अपना फायदा कमाने के लिए, जैसा यूजुअली हम टीवी सीरियल्स में वैम्प्स को करते हुए देखते हैं. नाउ आई नो द सीक्रेट ऑफ दिस पर्सन और ऑफ द फैमिली एंड अब मेरा कमाल देखना मैं क्या करती हूँ, व्हाटएवर इट इज. तो कुछ इसी तरह से जब एक व्यक्ति कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन का फायदा उठाता है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो वो गतिविधि मार्केट में प्रोहिबिटेड है, हम उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. सेबी के द्वारा एन रविचंद्रन पर ऐसे ही कुछ इल्जाम लगाए जाते हैं कि आपके ऊपर ये कंप्लेन आई है, बट उस प्रोसीडिंग के दौरान अपने लिए कुछ रिलैक्सेशन मांगते हुए एन रविचंद्रन अपील फाइल करते हैं और सेबी उन्हें परमिशन दे देता है, रिलैक्सेशन दे देता है. वही जो उन्होंने मांगा वही देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है. पहला काम क्या, he was being permitted to subscribe to the shares in the above mentioned rights issue of Reliance Industries Limited. उन्होंने बोला था कि मैं सिर्फ राइट शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहा हूं, ओनली द राइट्स इशू एंड नथिंग एल्स, ओनली द राइट्स इशू, आई एम नॉट गोइंग टू डील बाय सेल. और साथ ही साथ इस परमिशन को देते हुए सेबी ये भी कहता है कि हम आपको ये परमिशन तो दे रहे हैं कि आप इस राइट्स इशू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट सिर्फ उतना जितना आपको ऑफर हुआ है. क्योंकि राइट्स इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे रही है कि आप खरीदो, बट राइट्स इशू एज पर कंपनीज एक्ट ऑलवेज कम्स अप विद अ राइट टू रिनाउंस. और रिनाउंस का क्या मतलब होता है बच्चों, जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं और अभी तक गेस कर चुके होंगे. लेट मी टेल यू ऑल्सो, रिनाउंस का मतलब होता है जो चीज आप मुझे दे रहे हो ये मैं किसी और के फेवर में ट्रांसफर करता हूँ. Just that you are giving me some offer and I say that I do not want to subscribe to this offer. मैं नहीं लेना चाहती ये ऑफर, पर हाँ आप इन्हें दे सकते हैं, मैं अपना ऑफर अपना राइट इन्हें ट्रांसफर करता हूँ. ये रिनाउंसिएशन. एन रविचंद्रन को रिलैक्सेशन तो मिला, सेबी से परमिशन तो मिली, बट बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर साथ में ये भी आया जो आपके पॉइंट नंबर 1 में ही नीचे सेकेंड पैराग्राफ में है. You will not be permitted to subscribe to the shares that are renounced by any other shareholder. कोई और रिनाउंस कर रहा है तो आप उसे नहीं खरीदोगे, जितना आपको ऑफर करा गया उतना खरीदोगे. मतलब भैया जितना प्लेट में परोसा गया उतना ही मिलेगा. एडिशनली अगर कोई और बोल रहा है कि लो मेरे हिस्से की भी एक रोटी आप खा लो, तो वो आप नहीं खा सकते. जितना प्लेट में परोसा है बस उतना ही, नया भी नहीं मांग सकते, किसी और की थाली में रखा हुआ भी नहीं ले सकते. समझ गए? ठीक है. फिर साथ ही साथ ये भी हुआ कि वो जो एक और परमिशन उन्होंने मांगी थी कि मेरे को मेरे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स जो हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक या डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने दिया जाए, उसकी परमिशन भी उन्हें मिल जाती है. ठीक है. एंड एक्सेप्ट फॉर दिस, व्हाट दिस, इस सब के अलावा वो कुछ भी नहीं करेंगे. इस सब के अलावा, इस सब में क्या है, यही ऊपर के दो काम, subscribing to the rights issue of Reliance Industries Limited, being an existing shareholder, एंड नंबर 2 जितने एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन सबको डीमैट फॉर्म में आप करवा लीजिए. तो एक्सेप्ट फॉर डूइंग दिस एन रविचंद्रन शैल कंटिन्यू टू रिमेन डीबार्ड, कंटिन्यू टू रिमेन डीबार्ड फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट.
in terms of buying, selling or otherwise dealing with the market. जब तक कि उन्हें 100% रिलैक्सेशन नहीं मिल जाता है, डिबारमेंट पीरियड जो 5 साल का था वो खत्म नहीं हो जाता है, वो और किसी तरह से डील नहीं करेंगे। ये ऑर्डर आता है, आप समझ गए हैं, मुझे पता है, ठीक है। क्लियर हुआ पहले केस का इंटरप्रिटेशन। चलिए पढ़ते हैं आगे और दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा केस 5/6/2020 का हमारे सामने, नरेंद्र सिंह तंवर प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे नोटिसी का नाम दिया गया इस केस में, वर्सेस सेबी का है। अगेन डिसीजन होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी के द्वारा दिया गया। फैक्ट्स क्या है, क्या हुआ था नरेंद्र सिंह तंवर वर्सेस सेबी में, क्या स्थितियां हैं, क्या फैक्ट्स ऑफ द केस है। तो यहां ये कहा गया दैट द नोटिसी cease and desist from acting as an investment advisor as it refused to refund the money so taken by it as service fee from the complainant. Investment advisors, हम इसे अपने सिक्योरिटीज लॉस के चैप्टर 1 के सेशंस में पढ़ते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी एज, आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स के अनुसार बताता है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप किसी भी होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहां जो जो अवेलेबल है उसका पूरा एक मेन्यू आपके सामने रख दिया जाता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आस्क द वेटर कि यहाँ सबसे अच्छा क्या मिलता है बता दीजिए, या आपके होटल या आपके फूड आउटलेट का स्पेशलिटी क्या है ना। और फिर वो आपकी जरूरत के हिसाब से, अब जैसे बताओ वो कोई बहुत तीखी डिश बता दे जो बहुत स्पाइसी है, तो फिर हम बोलते नहीं यार बच्चे नहीं खा पाएंगे ये, है ना। या कुछ बहुत ज्यादा मीठा बता दें और साथ में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसे डायबिटीज या ऐसी कोई बीमारी है, तो बोलेंगे नहीं यार ये नहीं खा पाएंगे तो बहुत मीठा है। तो एज पर योर टेस्ट, योर लाइकिंग्स, योर प्रेफरेंसेस, योर लिमिटेशंस, वो आपको खाने के सारे डिशेस बता देता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एग्जैक्टली वही काम करता है। वो आपको आपकी एज, आपकी इनकम, आपके लेवल ऑफ सेविंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको सारी चीजें बताता है। यहां पर होता यही है कि ये नरेंद्र सिंह तंवर जी जो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट जो उन्हें रिफंड करने के लिए कहा गया था, जो कि उन्होंने सर्विस फी के तौर पर ले लिया था अपने क्लाइंट से जो यहाँ कंप्लेनेंट है, उसे रिफंड नहीं करते और इसीलिए सेबी उन्हें इमीडिएटली अपने कार्य को रोकने का, अपनी गतिविधियों को रोकने का ऑर्डर दे देता है। Again, if you remember, cease and desist हम सेबी के पावर्स में पढ़ चुके हैं in our lectures of the first chapter that talks about Securities and Exchange Board of India Act 1930. आपने अभी तक रिकॉल कर लिया होगा, ये मुझे पता है। तो सीज एंड डेसिस्ट हमने वहां भी मीनिंग पढ़ा था, एक बार फिर आपको बता दे रही हूँ। सीज मतलब किसी भी चीज को फॉर द टाइम बीइंग रोक देना, स्टॉप कर देना, और डेसिस्ट का मतलब उसे रिस्ट्रेन कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो द नोटिस, जिसे ये नोटिस दिया गया है उसे यहाँ ऐसे रिस्ट्रिक्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। अब होता क्या है, तो वो नीचे कुछ मेजर पार्ट्स आपको केस के मैंने हाईलाइट करके बताए। जो नोटिस ही है यहाँ पर, वो एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर करते हैं। वो अपने क्लाइंट को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताते हैं जिसमें एक छोटे से अमाउंट, मियाग्र से अमाउंट, दैट इज 20,000 रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ 4 months and 10 days यदि वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें एक ह्यूज रिटर्न 28,80,000 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट करने पर, सालाना 20,000 रुपए का निवेश करने पर आपको इतना इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा ना। दिस वाज वेरी ह्यूज अमाउंट। और कोई भी सुनेगा तो बोलेगा यार इतना पैसा इन्वेस्ट करने पे 28,80,000 रुपए मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम तो बड़ा अच्छा है, मुझे ये कर लेना चाहिए। और यहाँ पर होता भी यही है कि उनके जो क्लाइंट है वो उनकी इस चीज को सुन के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के दौरान उनसे कुछ सर्विस फी या सर्विस चार्ज मांगा जाता है, और वो सर्विस चार्ज जो है, वो सर्विस चार्ज का पहला इंस्टॉलमेंट जो ये 4,47,200 का है, वो कंप्लेनेंट पे भी कर देता है। पर बाद में उस इन्वेस्ट करने वाले क्लाइंट को ही लगता है कि उसके साथ कोई चीटिंग हो रही है एंड द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम लॉस। यार
इतना ज्यादा सर्विस चार्ज अगर मैं पे कर रही हूँ तो फिर ये ऐसे में बार बार हर साल पे करती रहूंगी, तो फिर ऐसे में रिटर्न जो मैं एक्सपेक्ट करी थी 28,80,000, वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट थोड़ी ना होना है ना। तो मुझे लग रहा है मेरे साथ कोई चीटिंग हो रही है। नरेंद्र सिंह तंवर के क्लाइंट को यही लग रहा था। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप मेरे को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपने बोलते हैं मुझे मेरा ये पैसा लौटा दो, मैं तो नहीं करना चाह रहा इस तरीके का इन्वेस्टमेंट, और आप मुझे पैसा लौटा दो। नरेंद्र सिंह तंवर वो पैसा देने से मना कर देते हैं, एंड इनफैक्ट इंडीड वो फोन कॉल्स लेना भी बंद कर देते हैं, अपने क्लाइंट के फोन कॉल्स रिसीव करना बंद कर देते हैं, उन्हें नहीं अटेंड करते हैं। कंप्लेन लॉन्च होती है सेबी के सामने, और जब ये कंप्लेन लॉन्च करी जाती है तो इस कंप्लेन को लॉन्च करा जाता है सेबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यानी कि www.scores.gov.in। ये एक ऐसा वेब पोर्टल है जहां पर 24 घंटा हफ्ते के 7 दिन साल के 364 दिन में आप कभी भी किसी भी इंटरमीडियरी या बोरोवर या दूसरे इन्वेस्टर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते। ऑनलाइन करी जाती है ये कंप्लेन, सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम, ऑनलाइन कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम है ये। तो ये कंप्लेन लॉन्च होती है कंप्लेनेंट के द्वारा, और क्या एक्शन लिया जा रहा है, दैट इज एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट को जनरेट करने का ऑर्डर आता है। अब जब इस केस की छानबीन करी जाती है और सब कुछ पता लगाने की कोशिश करी जाती है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या काम कर रहा है, क्या ये सच में गलत कर रहा था और क्या इसने क्लाइंट को धोखा देने की कोशिश करी है, तो पता ये चलता है कि हाँ, यहाँ पर धोखा दिया गया है और मांगे गए रिफंड को सही समय पर नहीं देने के कारण इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दोषी पाया जाता है। सेबी क्या डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, तो वो हमारे सामने है। पहली चीज, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कैंसिल हो जाता है। वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसका नंबर भी हमें यहाँ दिया गया है। एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये सेबी के पास रजिस्टर्ड थे और उनका ये रजिस्ट्रेशन इमीडिएट बेसिस पर, देखिए सिवियर पेनल्टी एक गलती कर। दूसरा, सीज एंड डेजिस्ट का ऑर्डर आता है, यानी कि अब आपकी जो भी चीजें गतिविधियां चल रही हैं किसी दूसरे क्लाइंट के साथ भी, सब इमीडिएट बेसिस पर रोक दीजिए। बस बोल दिया ना रुक जाइए, यानी रुक जाइए, जैसे बस हाथ दिखा दिया स्टॉप, एंड दिस मीन्स यू हैव टू स्टॉप, यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड। ठीक। तीसरी चीज में ये भी कहा जाता है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है यानी नोटिसी है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पर भी अपनी वेबसाइट, अपने लेटर हेड्स, अपने साइन बोर्ड्स, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड शैल बी, द नोटिसी शैल बी debarred from assessing the securities market for a period of 2 years। 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट में बाइंग सेलिंग किसी भी तरह की डीलिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली के लिए आप डीबार हो जाए। समझ गए? क्लियर हुआ इस केस का इंटरप्रिटेशन? समझ आ गया बहुत अच्छे से? These highlights will help you to interpret and understand the cases in a very simple manner, because इस तरीके की केस स्टडीज जब किताब में दी जाती है तो इंटेंशन ये होता है इंस्टीट्यूट का कि हम आपसे इन्हें परीक्षा में भी पूछने वाले हैं। तो वंस यू रिमेंबर कि फैक्ट क्या है और डिसीजन क्या होता है, कि केस स्टडीज अगर एग्जाम में आएगी तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व द आंसर्स वेरी इजी। ठीक है क्या बच्चों, समझ रहे हैं क्या सभी लोग? चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं और आगे बढ़कर आते हैं अपने अगले केस लॉ पर। समय थोड़ा ज्यादा लगना है आज के सेशन में, हाँ क्यों? क्योंकि हमें कुल मिलाकर के करीब 12 केस लॉज डिस्कस करने हैं। तो जो अगर आपको लग रहा है कि भूख प्यास लगने वाली है तो अपना खाना पीना आसपास साइड में रख लीजिए, हमारा सेशन आज का थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। तीसरा केस लॉ आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आइए देखें इस तीसरे केस लॉ में हमें क्या बताया गया। 25/6/2020 का केस मेसर्स बैकुन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सेबी का केस है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का डिसीजन यहां पर आया है। सेक्शन 59J पावर्स ऑफ एडजुडिकेशन, चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट में ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, राइट? रिकॉल्ड? Now see what the heading and the facts of the case were. किसी भी इंफॉर्मेशन का टाइमली डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
एक्ट में जब कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए सेबी ने प्रावधान बनाया है ना, तो सेबी का इंटेंशन ही ये होता है कि ये सब चीजें पब्लिक बेनिफिट के लिए है और आप इसका कंप्लायंस करिए, और ये सिक्योरिटी मार्केट के हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। भाई सब सारी सूचनाएं छुपा के बैठ जाएंगे तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ से लाएंगे हम? तो so that you can, यानी SEBI can ensure transparency and good corporate governance in the market, अलग-अलग इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर के लिए रेगुलेशंस बनाए गए और आपको इन सब को फॉलो करना है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बट ऑल्सो फॉर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ योर सिक्योरिटीज मार्केट, और ताकि इन्वेस्टर्स वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, सारी सूचनाओं को मद्देनजर रखते हुए निर्णय ले सके। ठीक है क्या? इस केस में क्या होता है? तो इस केस में होता ये है कि ये जो नोटिस ही कंपनी है जिसे सेबी नोटिस जारी करता है, यानी जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करा गया, दैट्स बेकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये क्या करती है? ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स को बाजार में इशू करने और उस पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फ्रॉडुलेंट तरीके अपनाती है। फ्रॉड इज समथिंग दैट इज रॉन्ग, राइट? फ्रॉड इज समथिंग दैट वाइचेट्स एवरीथिंग। धोखा, आप धोखा दे रहे हो, सीधी सी बात है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी पैसा उठा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से भी पैसा ले सकते हैं। इंडियन कंपनी के शेयर्स पर बेस्ड कुछ डिपॉजिटरी रिसीट्स बनती है, विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं और उन्हें ब्याज दे दिया जाता है। ऐसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है उनके सब्सक्रिप्शन के संबंध में बेकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा कुछ फ्रॉडुलेंट या गलत तरीके अपनाए जाते हैं। एंड व्हाट डू दे डू इज दे डेलिबरेटली मेड फॉल्स स्टेटमेंट्स, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, they misrepresented the informations and actively suppressed and concealed material facts that were related to the GDR proceeds. Quotes का मेंशन कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे लेक्चर्स में आता है, स्टिल आई टेल यू ओवर हियर। डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके, फॉल्स मिसलीडिंग यानी गलत धोखा देने के उद्देश्य से दिए गए स्टेटमेंट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी आप गलत बता रहे हो, यानी आप राम को श्याम बोल रहे हो और बोल रहे हो कि मान लो कि ये श्याम ही है। अरे ऐसे कैसे मान ले, राम अलग है श्याम अलग है ना? तो आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। यू आर एक्टिवली सप्रेसिंग एंड कंसीलिंग, दबाना, छुपाना, नहीं बताना, जानबूझ करके वो सारे मटेरियल फैक्ट्स जो जुड़े हुए थे उस जीडीआर इशू से आए हुए कलेक्शन से। प्रोसीड्स मतलब जीडीआर इशू करके जो पैसा आए उसे कहाँ इस्तेमाल करा जा रहा है, कैसे इस्तेमाल करा जा रहा है, उन सब चीजों को आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो। यू ट्राइंग टू कंसील द इंफॉर्मेशन, सप्रेस द इंफॉर्मेशन, यू आर डेलिबरेटली मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। जानते बूझते आप सारे काम गलत करते जा रहे हो, तो जब जान रहे हो कि गलती हो रही है और फिर भी गलती करोगे तो क्षमा थोड़ी ना मिलना है। गलती तब होती है जब अनजाने में हो, जब जानबूझ करके होती है तो वो गलती नहीं होती है ना? यहाँ पर बेकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर्स यही काम कर रहे हैं जानबूझ के, तो गलती कहाँ होगी फिर? ठीक है, उन्होंने जानबूझ करके इंटेंशनली क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस को होल्ड करके रखा, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित नहीं करा जहां पर सिक्योरिटीज लिस्टेड थी, विच रिजल्टेड इनटू द इन्वेस्टर्स बीइंग ड्रिवन इनटू फ्रॉड। जानबूझ के सूचनाएं एक्सचेंज को नहीं बताई। अब जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर ही नहीं गई तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के करे गए ट्रांजैक्शंस वर आउट ऑफ अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। मैंने धोखा देके आपसे कोई कार्य करा है ना, मैंने धोखा देके आपसे कोई कार्य करा है। सड़क पे पड़ गया एक आदमी, अरे आपने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी के सामने आ गया, पड़ गया, अरे आपने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, मेरे को ऐसी लग गई, मेरे को ये लग गई, अब मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को अस्पताल पहुंचाओ, पुलिस केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जानबूझ के गलती हो रही, यही करा गया बेकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। और जब ये सारी गतिविधियां उनके द्वारा करी गई तो अल्टीमेटली जब इन चीजों की कंप्लेन सेबी में जाती है तो सेबी पेनल्टी इंपोज करता है बेकन लिमिटेड पर, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन कंसील कर रहे हो, मटेरियल फैक्ट्स कंसील कर रहे हो, विच इज रिजल्टिंग इनटू फ्रॉड। बाजार में फ्रॉड करा है आपने, तो अब जब ये फ्रॉड हुआ है तो जाहिर सी बात है पेनल्टी लगाई जाएगी।
है ना। तो सेबी एक्ट के सेक्शन 15H(a) में ये पेनल्टी लगाई गई थी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग GDRs in a fraudulent way. And that fraudulent way was by entering into a credit agreement on account charge and the account charge agreement. गलत अग्रीमेंट करे गए, झूठे अग्रीमेंट करे गए, झूठे वादों के साथ अग्रीमेंट करे गए, और ऐसे अग्रीमेंट के आधार पर इंफॉर्मेशन कंसील भी करी गई स्टॉक एक्सचेंज से। और अब आप बोल रहे हो कि हमसे गलती हुई है, तो ये गलती नहीं होती है। दे वर बीइंग इम्पोज्ड विद अ हेफ्टी पेनल्टी। क्लियर हो गया? समझ गए ये केस? चलो आओ अगले पर। अगला जो केस है वो भी बेकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ही जुड़ा हुआ है। 30/6/2020 का ये केस है। गुरमीत सिंह, IS सुखीजा और HS आनंद इन अगेन द मैटर ऑफ बेकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का आया हुआ डिसीजन है ये एक, जहां पर कुछ बेस अगर हम इस केस का देखें तो सी दैट पर्टिकुलर फर्स्ट पैराग्राफ, a basic premise that underlines the integrity of the securities market is that entities connected with the securities market conform to standards of transparency, good governance and ethical behavior prescribed in securities laws and do not resort to fraudulent activities. ये अभी तो बोले थे हम, भाई बाजार की नींव कैसे पड़ती है? गुड गवर्नेंस से, ट्रांसपेरेंसी से, एफिशिएंसी से। इंटीग्रिटी जरूरी है। अब आप ऐसे कार्य कर रहे हो जो नैतिकता के स्तर पर खड़े नहीं हैं, नैतिकता के स्तर पर वो सही नहीं है, यू डूइंग समथिंग दैट इज इमोरल, डेफिनेटली पनिशमेंट होगा। ये दोनों तीनों नोटिस जो यहाँ पर थे बेकन इंडस्ट्रीज से ही रिलेटेड थे, बेकन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थे, ठीक है। एंड इनके ऊपर भी वही चार्ज लगाए गए थे जो बेकन इंडस्ट्रीज पर लगाए गए कि व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव फ्रॉडुलेंटली एंड डिसेप्टिवली डिड एक्टिविटीज दैट वर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटी मार्केट एज अ होल। उन्होंने जानबूझ करके निवेशकों को, इंडियन इन्वेस्टर्स को चीट करा है ऐसे अग्रीमेंट्स में एंटर करके जिसमें वो इंडियन इन्वेस्टर्स के शेयर्स को बेस बना करके ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जारी कर रहे हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके के कारण इंडियन इन्वेस्टर्स और इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट पर एक गलत प्रभाव पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो इसके लिए पनिशमेंट या पेनल्टी तो आपके ऊपर लगाई जाएगी। कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी लगी ही थी, जो आपने पिछले केस में देखा। यहां पर एक पेनल्टी इन तीनों के ऊपर भी लगाई गई थी। स्पेसिफिकली 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी मिस्टर गुरमीत सिंह पर लगाया गया था और 20 लाख IS सुखीजा पर लगाया गया था, जो बेकन इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स थे, for being employed in fraudulent arrangements with regard to subscription of GDRs and acting in a manner fraudulent, deceptive, thereby detrimental to the interest of investors. समझ रहे हो इस केस का इंटरप्रिटेशन भी? चलो फिर आगे बढ़ो मेरे साथ। अगला केस जो हमारे सामने आ रहा है, केस नंबर 5, जो 22/6/2020 का केस है, आर्सलर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेबी का, और डिसीजन सामने है यहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। बेस क्या है इस केस का? तो बेस कहता है द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन यूज्ड फॉर नॉन जेन्युइन ट्रेड्स। स्टॉक एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके की व्यापार करने के लिए। ट्रेडिंग का इंटेंशन प्रॉफिट होता है, अग्रीड, हम कोई भी व्यापार करते हैं तो मुनाफा कमाने के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन व्यापार में इन्वॉल्व किसी एक पार्टी का कंसिस्टेंटली नुकसान हो रहा है और वो दूसरी पार्टी के द्वारा जानबूझ करके प्री प्लान मैनर में करा जा रहा है, तो ये जेन्युइन नहीं है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। एंड सेबी हैज द पावर टू रिस्ट्रिक्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एज वी हैव स्टडीड इन द पावर्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब यहां पर कुछ इसी तरह से हुआ कि ये जो कंपनी है दैट इज आर्सलर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, इट वाज एंगेज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन जेन्युइन ट्रेड्स ऑन द स्टॉक मार्केट। गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, इस तरीके से व्यापार कर रहे हैं कि नुकसान पहुंचे दूसरी पार्टी को,
और कुछ फिगर्स हमें यहाँ पर दिए जाते हैं काफी सारे. वी मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिमेंबर ऑल दीज फिगर्स. डेफिनेटली इतना सब हमें नहीं ध्यान रखना है इन फिगर्स के बारे में, कि हम सिर्फ एक बार नॉलेज पर्पज से पढ़ते हैं. अगर स्टॉक एक्सचेंज का इस्तेमाल इन जेन्युइन ट्रेड्स या गलत ट्रेड्स को करने के लिए करा जाता है तो पनिशमेंट मिलना तय है, और वो पनिशमेंट मिलता है यहाँ. ये देखिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का डिसीजन, जहां सेबी इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 84 लाख, 84 लाख की पेनल्टी लगाई गई आर्सला कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर अंडर सेक्शन 15HA ऑफ द सेबी एक्ट. क्यों? फॉर द मार्केट अब्यूज and fraudulent trade practices, considering the fact that the trade of the company in the stocks of 528 option contracts has resulted into artificial volume creation. सीधी बात, इतना सारा टेक्निकल न जाते हुए कि भाई कंपनी के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज का इस्तेमाल करा गया फ्रॉड्यूलेंटली ट्रेड करने के लिए, धोखा देने के लिए. तो बस जो धोखा दिया है, गलत काम करा है, तो पेनल्टी लगाई जाएगी, और 84 लाख रुपए की पेनल्टी. समझ गए ये? चलो आगे आओ. छठा केस जो आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वो है जेपी शाह इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, जो यहाँ पर अपीलेंट है, वर्सेस सेबी जो कि रिस्पोंडेंट है. 16/3/2020 का केस है, और अब यहां डिसीजन सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का है. सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. वेल, अपीलेंट रिस्पोंडेंट वर्ड का मीनिंग हम जानते हैं. इन केस अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो आई एम रिपीटिंग बैक. रिस्पोंडेंट जो जवाब देता है, अपीलेंट जो अपील फाइल कर रहा होता है. ठीक है, क्या होता है यहाँ पर एक अपील फाइल होती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. सेबी के एओ के द्वारा एक ऑर्डर दिया जाता है जिसमें 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई अपीलेंट पर. अपीलेंट कौन है? जेपी शाह इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, उन पर जॉइंटली और सेवरली 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी सेबी एक्ट के सेक्शन 15H में, और सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस के रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में, जहां डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करने पर ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट आती है. अब होता यह है कि क्योंकि आपने ओपन ऑफर नहीं दिया, इस कारण से जो देना जरूरी था आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई जेपी शाह इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर. ठीक है, वो कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि हमें इससे आजादी दी जाए, या मतलब ये पेनल्टी जो हमारे ऊपर लगाई गई है इनजेन्युइन है. सैट के सामने जब ये अपील जाती है बच्चों, तो SAT finds that the order of the whole-time member directing the appellants to make a public announcement was issued as back as on July 8, 2013, which after 7 years also has not been complied with. 7 सालों में भी उसे कंप्लाई नहीं करा गया. आपको देना था ये अनाउंसमेंट, ये मैंडेटरी था. और अब जब आपने अनाउंसमेंट नहीं दिया, जो मैंडेटरी है अंडर सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन, जब भी आप एक्विजिशन करते हैं तो क्योंकि आपने ये ऑफर नहीं दिया, तो आपके ऊपर लगाई गई पेनल्टी सही है. और सैट ने यही कहा कि हम इस अपील को डिसमिस कर रहे हैं. We are dismissing the appeal that has been filed by the appellants because there is no stand of this appeal. The penalty imposed is genuine enough. जो पेनल्टी लगाई गई है जायज है, पूरी तरह से जायज है. समझ में आ गया है? बेसिक सबका क्लियर हो रहा है. आई एम रिपीटिंग बैक अगेन. हमें ना इन्हें ऐसा वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना है. ठीक है, ये सिर्फ हमारे लिए स्टैंडर्ड्स हैं, ये समझने के लिए कि यदि ऐसी कोई केस स्टडी एग्जाम में बैठती है तो हम उसे आंसर कैसे करने वाले. ठीक है, हाँ, केस के नाम आप जरूर याद रख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर. दिस विल हेल्प यू टू कोट दिस इन योर एग्जाम, इन योर आंसर्स, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स. ठीक है, चलो बढ़ो आगे. 7वें केस पर आते हैं, और 7th केस जो हमारे सामने आ रहा है वो विदर्भ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज अपीलेंट वर्सेस सेबी जो रिस्पोंडेंट है. 1/12/2014 का थोड़ा सा पुराना है. डिसीजन सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का है. यहां पर अगेन स्कोर्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के कारण कंपनी पे पेनल्टी लगाई. तो स्कोर्स के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ. सेबी का ऑनलाइन वेब पोर्टल है जहां किसी भी इंटरमीडियरी, किसी भी बोरोवर के अगेंस्ट आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते. ठीक है, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके साथ धोखा होता है. अब यहाँ पर जो अपीलेंट है, यानी हमारा जो विदर्भ इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उनके अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का एक ऑर्डर आता है 2014 में, जिसमें उनके ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है
क्योंकि उन्होंने सेबी का जो सर्कुलर जारी करा गया था 17 अप्रैल 2013 को, जिसमें हर लिस्टेड कंपनी को अपने आप को स्कोर्स पे ऑथेंटिकेट रजिस्टर कराना है, वो नहीं कराते। ठीक है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो कंप्लेन करते हैं। अब जब इस कंप्लेन को करा जाता है तो यहां पर डिसीजन निकल करके ये आता है कि जो पेनल्टी इम्पोज करी गई है, भाई ये रजिस्ट्रेशन कराना, ये फैक्ट मैंने आपको दे दिया है। 2011 में स्कोर्स ने ये फैसिलिटी लाया था और लिस्टेड कंपनीज को स्कोर्स पे रजिस्टर कराना जरूरी है, हर लिस्टेड कंपनी को। ठीक, हमारे पर पेनल्टी लगाई गई यानी विदर्भ इंडस्ट्रीज पर। क्यों लगाई गई? क्योंकि टाइमली रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, पेनल्टी लगा दी। हम बोल रहे हैं कि भाई पेनल्टी गलत लगाई गई है, अभी ये पेनल्टी की क्या जरूरत है, हम कर देंगे रजिस्ट्रेशन, अब करवा लेंगे रजिस्ट्रेशन। और ये जो 2 लाख रुपए की पेनल्टी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा दी गई है, ये गलत है, ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है, हमें इससे मुक्त करा जाए। That clearly observed that the penalty imposed by the adjudicating officer is not arbitrary, excessive or unreasonable, because it was mandatorily to be complied, and when you did not do that, you need to bear the penalty. ऐसे हम सबको छोड़ते रहेंगे तो फिर तो गलतियां बढ़ती जाएगी ना। अगर हम गलती करने वाले को माफ करते रहेंगे और सबको ऐसे माफी मिलती रहेगी, तो ऐसी स्थिति में पेनल प्रोविजन बनाने का मतलब क्या? पुलिस वाले का काम है चौराहे पर खड़े होकर के सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले का चालान बनाना, और जो सीट बेल्ट नहीं लगाने वाला बाहर आकर के अपने बिया चाचा का फोन लगवाकर पुलिस वाले से बात करा दे या ऊपर की जेब में 100 रुपया का नोट रख दे और बोले साहब अभी जाने दो, और पुलिस वाला भी जाने दे, तो ये तो गलत है ना, है ना। तो यहाँ जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई है वो सही है। सैट ने ये कहा, इट्स नॉट एक्सेसिव, इट्स नॉट अनरीजनेबल, यू वर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द सर्कुलर इन द रिक्वायर्ड टाइम, यू डिड नॉट डू सो। हमने समय दिया, आपने कंप्लाई नहीं करा, और जो कंप्लाई नहीं करा तो पेनल्टी तो लगाना ही पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई द अपील वाज डिसमिस्ड विथ नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट्स, यानी पेनल्टी तो भरना पड़ेगी, अपील डिसमिस, केस भी खत्म। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाओ, आगे जल्दी से अगले पर आ जाते हैं। केस नंबर 8, 1/7/2020 का केस, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का केस वर्सेस सेबी इन फ्रंट ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, जहां पर सेबी के अधिकार, जिसमें वो इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, रिकॉर्ड्स मंगा सकती है, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकती है ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स, उन सबको उठाया गया। होता यह है कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उनके द्वारा एक पेनल्टी इम्पोज करी गई, सेबी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा एक पेनल्टी इम्पोज करी जाती है 25 लाख रुपए की अपीलेंट पर। अपीलेंट कौन है यहाँ पर? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए बनाया गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी रेटिंग करना, उनके इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग करना। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल के टेस्ट या एग्जाम के नंबर के हिसाब से बच्चों की रेटिंग होती है, क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, वैसे। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने क्या करा है, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करने पर इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसने की क्रेडिट रेटिंग देते समय कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करा, एंड दैट्स व्हाई नाउ दे डिजर्व अ पेनल्टी। अब भाई अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करा है तो पेनल्टी तो लगेगी सही। इस पेनल्टी को जायज नहीं बताते हुए, इनजेन्युइन बताते हुए अपीलेंट पहुंच जाते हैं सैट के पास, और जब सैट के सामने ये चीज आती है तो सैट डायरेक्ट्स द अपीलेंट टू डिपॉजिट अ सम ऑफ सेड पेनल्टी ऑफ ₹25 lakh because it is nothing wrong in the penalty that was imposed by adjudicating officer. कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाया भाई? आचार संहिता क्यों बनाई है? आचार संहिता, आचार संहिता नहीं, हाँ आचार संहिता। आचार इज हमारा व्यवहार, हमारा किसी भी कार्य को करने का तरीका। तो हमने आचार संहिता बनाई है, हमने जो ये पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आपने नहीं करा, पेनल्टी भरो, और बस यही इस केस में बताया गया है। क्या कि 25 लाख की पेनल्टी जो एओए ने लगाई है ये जायज है, आपको भरना पड़ेगी।
क्या आप समझ गए इसको? समझ आ गया ये अच्छे से? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? आ जाओ आगे के केस पर। अगला केस जो सामने आ रहा है 12/2/2020 का, अगेन डिसीजन सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का, श्रुति वोरा वर्सेस सेबी का केस है, जहां पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कोई जिम्मेदारी या ड्यूटी नहीं होती है कि किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान यदि उनके पास अपीलेंट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आई है तो वो उसे बताएं। भाई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, अब आई है तो इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, और बस यही होता है यहाँ पर। Appellant Shruti Vora requests to the respondent, that is SEBI, to be allowed for the full inspection of other documents that are obtained during the investigation of the appellant and copies be supplied thereof. भाई प्रोसीडिंग चल रही है ना मेरे खिलाफ, अभी मेरे से संबंधित जो डॉक्यूमेंट पेपर आपके पास आ रहे हैं वो मुझे भी बताओ, मुझे भी देखना है, मुझे भी उन सब चीजों का इंस्पेक्शन करना है। That very clearly observed in the case that adjudicating officer rules के अंतर्गत ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो ये कहता है क्या कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स की, पेपर्स की या फिर शो कॉज नोटिस की कॉपी सप्लाई करनी पड़ेगी जो कि केस से संबंधित है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट जरूर यहां पर हाईलाइट करा कि द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर प्ले जरूर ये कहते हैं कि भाई यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी पेपर आया है तो आप चाहें तो उसे बता सकते हैं, आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रूल्स एंड देयरफॉर इट्स नॉट मैंडेटरी एंड देयरफॉर योर अपील स्टैंड्स टू बी डिसमिस्ड। यहां पर ये चीज मैंडेटरी नहीं है, देयर इज नो ड्यूटी कास्ट अपॉन द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू डिस्क्लोज दिस। नेचुरल जस्टिस के तहत, फेयर प्ले के तहत हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बताएं। खेल है तो ईमानदारी से हो ना, धोखे से ना हो, ईमानदारी से हो, चीजें छुपा के ना हो। तो बस वैसे ही एओ प्रोसीडिंग्स के दौरान अपीलेंट्स की मिलने वाली इंफॉर्मेशन को बता सकता है, मैंडेटरी नहीं है बट गुड प्रैक्टिसेस ये कहती है। क्या कहती है समझ गए? मैं क्या कह रही हूं समझ गए? समझ गए तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं अपन। अगला केस जो हमारे सामने है वो है आदित्य ओम प्रकाश गग्गर वर्सेस सेबी, 16/6/2020 का ही, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ सेबी का। Acts such as making UPSI available on a discretionary basis will compromise the confidence of investors and therefore is something that will generate a serious impact on the price of securities. Price of securities. UPSI is unpublished price sensitive information. ऐसी सूचना जो मूल्य से संबंधित है और निवेशकों के हितों को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। होता यहाँ पर ये है कि ये जो नोटिस ही है ना, इसके अगेंस्ट एक कंप्लेन आता है और सेबी अपने इनिशियल एग्जामिनेशन में ये पाता है कि ओम प्रकाश, आदित्य ओम प्रकाश गग्गर के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कुछ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी गई। अब व्हाट्सएप तो हमारी लाइफ का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कि सुबह उठे तो सबसे पहले व्हाट्सएप, रात को सोए तो सबसे आखिरी काम व्हाट्सएप, दिन भर में व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनका कई बार गलत चीजों के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है और यहाँ बस यही हुआ। आदित्य ओम प्रकाश गग्गर ने क्या करा, अपने द्वारा बनाए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसपे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इन्वेस्टमेंट गॉसिप्स, ये सब चीजों का डिस्कशन करते थे, वहां पर करीबन 26 एंटिटीज यानी कि 26 कंपनीज से संबंधित उन्होंने कुछ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करा। मार्केट चैटर एक ग्रुप बनाया और उसके अंतर्गत उन्होंने कई सारी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। स्पेसिफिकली पता ये चला इस केस में कि बाटा इंडिया लिमिटेड जिसने कि अपने रिजल्ट्स अनाउंस करे थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करे थे, क्वार्टरली और 9 मंथ्स के, जो कि 31 दिसंबर 2015 को खत्म हुआ, के रिजल्ट्स अनाउंस करे थे और इन रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के पहले उस कंपनी से संबंधित कुछ यूपीएसआई इस व्यक्ति के द्वारा अपने उस मार्केट चार्टर ग्रुप में पहुंचा दी जाती है। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कंपनी के बताने के पहले आपने कोई सूचना बता दी, कंपनी आपको बता रही है, निवेशकों को बता रही है, उसके पहले आपने अपना फायदा कमाने के लिए वो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी।
वो इन्फॉर्मेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कंपनी की सेल्स की इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की इन्फॉर्मेशन, जिससे शेयर प्राइस पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइसेस पर। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया आपने? बस जब आपने ये गलत काम करा तो गलत काम करने पर अब आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, और वही की वही चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करी गई। ये देखिए वो जो स्टेटमेंट दिया गया बाय द adjudicating authority, such acts which are essentially in the form of making UPSI available on a discriminatory basis। discriminatory क्यों बोल रहे हैं हम भाई? भाई वो व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग थे उन्हीं तक गई ना वो सूचना, सबके पास थोड़ी गई। पूरे सारे इन्वेस्टर्स के पास जाती तो बात अलग थी। ये तो सिर्फ गिने चुने जो वो ओम प्रकाश गग्गर के, आदित्य ओम प्रकाश गग्गर के मार्केट चार्टर ग्रुप में थे उनके पास गई। लेकिन कुछ लोगों तक गई, कुछ लोगों तक नहीं गई। और जो ये सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुआ है यही तो गलत है। बताओ तो सबको बताओ और नहीं तो किसी को भी नहीं बताओ। तो यहाँ सिलेक्टिव लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन गई। दिस इज समथिंग दैट इज इलेजिटिमेट एंड समथिंग दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर इन्वेस्टर्स। गलत है ये चीज गलत है, और इसके चलते पेनल्टी इंपोज करी गई। पेनल्टी जो कि 15 लाख रुपए की थी, नोटिस यानी आदित्य ओम प्रकाश गग्गर के ऊपर इम्पोज करी गई और बोला गया इस ऑर्डर से 45 दिन के अंदर भरना है आपको। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे ना, कितने हेफ्टी अमाउंट्स की पेनल्टीज ऑलमोस्ट हर केस में आ रही है। कहीं पर 25 लाख है, कहीं पर 45 लाख है, कहीं पर 84 लाख है, कहीं पर 1 करोड़ रुपया, कितनी कितनी पेनल्टीज लगाई गई। डेफिनेटली व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिसीव एंड डू मैनिपुलेटिव थिंग्स ना, पेनल्टीज बहुत हेफ्टी है। कभी कभी तो जितना आपने अर्न करा है उसके 3 गुना तक आपको भरना पड़ सकता है फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन से। So it's better to be safe. It's better to play safe. Do not get involved into these things. And now, what's there for you on the screen is the next case law. छोटे से हैं अभी बचे हुए 2 केस लॉ हमारे। 25/2/2020 का जेनिथ हाई-राइज इंफ्राकॉन लिमिटेड, मिस्टर कटियाल बैनर्जी जो अपीलेंट है इस कंपनी से, वर्सेस सेबी का केस है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का यहाँ पर हमारे सामने डिसीजन आएगा। ठीक है क्या? ये केस जुड़ा हुआ है सेबी गाइडलाइंस के साथ साथ कंपनी एक्ट के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट से अलॉटमेंट करा जा रहा है, और प्राइवेट प्लेसमेंट से अलॉटमेंट करा जा रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस को। अच्छा, एक छोटा करेक्शन जो यहाँ मैंने आपके लिए स्क्रीन पर कर दिया है, कारण ये कि वो एक करेक्शन है दैट इज नीडेड। केस इज अबाउट वंस द अलॉटमेंट इज बीइंग मेड टू लेस देन 50 अलॉटीज बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट or allotment. The first proviso to section 67 subsection 3 that talks about restriction on the company to purchase or give any loan or guarantee to purchase its shares clearly makes it a private issue and not a public issue. बस कंपनी ने करा यही, जो अपीलिंग कंपनी है ना यहाँ पर, ये जेनिथ हाई-राइज इंफ्राकॉन लिमिटेड। भैया इस कंपनी ने कैपिटल रेस करी है 43,04,000 की कैपिटल रेस करी है, जिसके लिए इसने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे 100 रुपए का एक, और वो 49 अलॉटीज को जारी करे गए। आरओसी को डिटेल्स फाइल हुई, फॉर्म फाइल करते ना, और ये जो डिटेल्स फाइल हुई उसमें ये बताया जा रहा है कि हमने 49 अलॉटीज से इतना पैसा इकट्ठा करा है। अभी होता ये है कि कंपनी में इन्हीं शेयर्स को प्राप्त करने वाले 3 अलॉटी कंप्लेन कर देते हैं सेबी में कि एक्चुअली 43,04,052 अलॉटीज को अलॉट करके आया है, एंड नॉट ओनली टू 49 पर्सन्स। फुल टाइम मेंबर of the Securities and Exchange Board directed the company and its directors to refund the entire money collected through these redeemable preferences along with an interest of 15% per annum, and also restricted them from assessing any other listed company or the securities market जब तक कि वो ये सारा पैसा रिफंड नहीं कर देते। लेकिन जब सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में ये केस जाता है, सारी चीजों को पता करने के बाद सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल इसके विपरीत कुछ निर्णय देता है। वो कहता है कि देयर इज नो वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यदि आपने एक बार अलॉटमेंट कर दिया है और यदि वो अलॉटमेंट लेस देन 50% को हुआ है, तो उसके बाद यदि आप कुछ और को अलॉट कर रहे हैं
और उसी कैपिटल का कुछ हिस्सा कुछ और लोगों को दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने यहाँ पर नॉन कंप्लायंस कर दिया। देयर इज नो नॉन कंप्लायंस। भाई आपने पहले पार्ट में इतना पैसा 49 अलॉटीज से लिया और फिर उसका कुछ बचा हुआ पैसा आपने कुछ दूसरे अलॉटीज से लिया। Consequently, there is no violation of the provisions of the Companies Act, and thus the order of the whole time member cannot be sustained. It has to be quashed. The appeal was allowed. सिक्योरिटी अपील ट्राइब्यूनल ने फेवर जेनिथ हाईराइज इंफ्राकॉन लिमिटेड के केस में दिया। समझ गए? चलो, लास्ट फॉर द डे द केस इन फ्रंट ऑफ यू एंड द लास्ट 27/2/2020 का मिस्टर संदीप चैटर्जी वर्सेस सेबी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन यहां पर आता है। इनऑर्डिनेट डिले इन फाइलिंग एन अपील टू ट्राइब्यूनल इज नॉट अलाउड। ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने का एक समय निर्धारित होता है, और यदि आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट ट्राइब्यूनल में यानी सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने चाहते हैं, जैसा कि यहाँ इस केस में बताया गया है कि एक पेनल्टी इम्पोजिशन के संबंध में अपीलेंट अपील फाइल करना चाह रहे थे, तो ये एक निश्चित समय अवधि में आपको करना है। और यदि आप इस निश्चित समय अवधि की बात करते हैं तो उसे एंटरटेन करने के लिए ट्राइब्यूनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ द डिले of the appellant was being rejected on the account of inordinate delay in approaching the tribunal. 45 दिन देते ना, अब आप 45 दिन में नहीं कर पा रहे और उसके बाद आपके पास कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है कि भाई इस चीज के संबंध में अपील फाइल करनी थी, 45 दिन में नहीं कर पाए, वी डोंट हैव अ रीजनेबल कॉज ऑल्सो। तो अब जब रीजनेबल कॉज ही नहीं है तो फिर अगर आप अपील फाइल करते भी हो, ट्राइब्यूनल उसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में फाइल करे जाने वाले अपील के संबंध के प्रावधान है। और यहाँ आकर के आपके ये सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। वो सब जो किताब में दिए हैं, वो सब जिनसे इंस्पायर्ड केस स्टडीज एग्जाम में आ सकती हैं, और वो आपको हमेशा काम आएंगे, भले ही आप अपकमिंग अटेम्प्ट्स दे रहे हो या आगे भी अटेम्प्ट्स देंगे। So that was all from my end in this particular video session. आगे की चीजों के लिए हम फिर से दोबारा मिलेंगे। Thank you for the time and for listening. Namaste.